इस समय दहशत में जी रहा आदमखोर पाकिस्तान कभी गुजरात के मुख्यमंत्री के जहाज को मिसाइल से गिराकर कहता था कि गलती से मिसाइल फायर हो गया और भारत सरकार मौन रहती थी। जी हां, गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता 19 सितंबर 1965 को गुजरात के द्वारका से कच्छ जा रहे थे। पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान भारत की सीमा में घुसता है और गुजरात के मुख्यमंत्री के विमान पर दनादन 2 मिसाइल फायर करके वापस पाकिस्तान चला जाता है। इस हमले में मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता, उनकी पत्नी, उनके बेटे और विमान के पायलट, को पायलट सब मारे जाते हैं। जब बलवंत राय मेहता के जहाज के पायलट ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को देखा, तब उसने मर्सी का सिग्नल भी भेजा और विमान के डैने को हिलाकर यह संदेश दिया कि मुझ पर रहम करो, मुझ पर दया करो, मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। इसके बावजूद पाकिस्तान लड़ाकू विमान बलवंत राय मेहता के जहाज को मार गिराता है और चला जाता है। आज इस घटना के 30 साल के बाद पाकिस्तान के फाइटर जेट का वह पायलट जिसने बलवंत राय मेहता और उसकी पत्नी और उनके बेटे को मारा था, वह बलवंत राय मेहता की अमेरिका में रह रही बेटी को पत्र लिखकर माफी मांग लेता है। उस वक्त अगर भारत सरकार चाहती तब इसका घनघोर बदला ले सकती थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहना शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता का विमान हमारे क्षेत्र में आ गया था, इसलिए हमने उसे मारा और पाकिस्तान ने कच्छ के रन और कच्छ के उपजाऊ बेट एरिए को 35,000 चौरस मील था, उस पर अपना हक जताते हुए इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया। उसके बाद इस विवाद के हल के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसे इतिहास में कच्छ ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसके अध्यक्ष स्वीडन सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष गुन्नार लेगरग्रीन थे और इसमें सदस्य यूगोस्लाविया के एलेक्स बेबलर और ईरान के नसरुल्लाह इंजमाम थे। यह तीनों के तीनों पाकिस्तान प्रस्त थे। फिर भी भारत सरकार ने उस वक्त इस पर आपत्ति नहीं जताई। इन 3 सदस्यों में से एक मुस्लिम और 2 वामपंथी थे और अंत में वही हुआ। इस कच्छ ट्रिब्यूनल ने 35,000 चौरस मील कच्छ की शानदार जमीन पाकिस्तान को देने का आदेश दे दिया। इस ट्रिब्यूनल का कोई सदस्य मौके पर मुआवजा करने कच्छ नहीं आया था। वही नीदरलैंड के हेग में बैठे बैठे इन दलालों ने यह फैसला सुनाया था और भारत सरकार इस पर चुप रही। फिर उसके बाद पूरे कच्छ में बगावत हुई और असाजो छोड़ बेट, मतलब छोड़ दो हमारा देश, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हमारा खेत छोड़ दो के नारे लगने लगे। उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस, बैरिस्टर नाथपाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लडली मोहन निगम, NG रंगा, राज नारायण, विजय राजे, प्रोफेसर बलराज माधोक, जगन्नाथ राव जोशी, हेम बरुआ, केशुभाई पटेल, भाई काका सतन मेहता, चमनभाई शुक्ला, सूर्यकांत आचार्य, बसंत पारेख, मनोहर सिंह जडेजा और कच्छ के महाराज, यह सब मिलकर एक आंदोलन शुरू किया और भारत सरकार को चेतावनी दी कि यदि भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट के कच्छ ट्रिब्यूनल के फैसले को स्वीकार करेगी तो हम इसे नहीं मानेंगे और पूरे भारत में विद्रोह शुरू कर देंगे। अंत में भारत सरकार ने इस पर एक रिव्यू पिटीशन दायर किया और इंटरनेशनल कोर्ट के कच्छ ट्रिब्यूनल के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। फिर जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब उन्होंने कच्छ से जो सीमाएं पाकिस्तान को लगती हैं वहां पर बेहद सघन सुरक्षा व्यवस्था बना दी और सर क्रीक एरिया, जो दोनों देशों में विवाद का केंद्र था, उस पर पूरी तरह से कब्जा करके वहां पर कई चौकियां बना दी। यह सत्य घटना मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि मौजूदा दौर की घटनाओं को आप भली भांति समझ सकें। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पहलगाम आतंकवादी घटना वह नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है, बल्कि यह एक चीन, पाकिस्तान और टूल किट का बुना हुआ जाल लगता है। यह भारत को अनंत शतम युद्ध में फंसाने के लिए एक षड्यंत्र लगता है। आइए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और अपनी बुद्धि से प्रयास करते हैं इसको समझने का। भारत में कुछ नेताओं का अचानक राष्ट्रवाद का उभार और पाकिस्तान पर तत्काल कार्रवाई की मांग करना इसी योजना का हिस्सा लगता है, जबकि उनकी सरकारों के रहते
कभी आतंकवादी घटना पर कभी कुछ नहीं किया है। शायद मोदी सरकार इस षड्यंत्र को पूरी तरह समझ चुकी है। इससे पहले भी बांग्लादेश की घटनाओं के बाद इस तरह का शोर शराबा बांग्लादेश पर कार्रवाई करने का उठ रहा था। आपको मालूम हुई है कि रूस और यूक्रेन, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध ये ताकतें कितना लंबा खींच लाई हैं, जिसका असर इन देशों के साथ साथ पूरे विश्व पर पड़ रहा है। हम विषय को लंबा नहीं करना चाहते, अपनी बात पर वापस आते हैं। दोस्तों, पहलगाम हमला सिर्फ आतंकवाद नहीं है, यह एक चारा है जो भारत को फंसा रहा है। भारत को फंसाने के लिए एक चारा फेंका गया है, क्योंकि चीन, पाकिस्तान और टूल किट की दुश्मन तिकड़ी जानती है कि यदि आतंकवादी घटना में निर्दोष लोगों की जान जाएगी तो जनता तुरंत बदला लेने की मांग करेगी। जनता का गुस्सा साथ में आसमान पर होगा। जनता आर या पार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। लेकिन मोदी सरकार लगता है इस षड्यंत्र में नहीं फंस रही, बावजूद इसके कि उनकी और उनकी पार्टी की साख पर भारी प्रश्न उठ रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ वैश्विक मंचों पर पीरट की भूमिका निभाने की है, ताकि अन्य देशों से कर्ज और अनुदान लिया जा सके और देश में बढ़ती महंगाई, पानी की कमी और बेरोजगारी से अपने लोगों का ध्यान हटा सके और अपने राष्ट्रवाद की भावना को भड़का सके। पाकिस्तान अपने जिया उल हक मुशर्रफ वाला इतिहास दोहराना चाहता है, जबकि पाकिस्तान में आर्मी ही सरकार चलाती है, परंतु पाकिस्तान की आर्मी अपने पूर्वजों की तरह सीधी खुद ही सत्ता पर काबिज होने का शायद प्लान बना चुकी है। इसीलिए ही भारत में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। इस घटना में पाकिस्तान का एक मूक साथी है जो भारत के विचलित और अति विस्तृत रहने पर सबसे अधिक लाभ उठाता है। आप जानते ही हैं, वो है चीन। चीन की भूमिका देखने में शांत दिखाई दे रही है, लेकिन कूटनीतिक है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और चीन से कंपनियों का भारत में विनिर्माण किए जाने के कारण चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से खराब हो रही है। विदेशी निवेशक किसी भी युद्ध देश में निवेश नहीं करते और ना ही निवेश करना पसंद करते हैं, और इसका फायदा चीन को ही होगा। इसीलिए चीन चाहता है कि भारत अपने पश्चिमी मोर्चे पर निरंतर संघर्ष में उलझा रहे, ताकि नया निवेश चीन से भारत में ना आने पाए। और भारत में टूल किट, जो कि चीन के हर हुक्म की गुलामी करती है, अचानक से पाकिस्तान पर हमले के लिए शोर मचाती दिखाई दे रही है। यदि भारत पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह इंडो पैसिफिक, LAC, वैश्विक व्यापार साझेदारी और तकनीकी नवाचार से ध्यान हटाता है। चीन का पाकिस्तान को समर्थन केवल राजनीतिक नहीं है, यह भौतिक भी है। पाकिस्तान को पहले से ही चीनी ड्रोन, लड़ाकू विमान, तकनीकी और निगरानी उपकरण मिल रहे हैं। बदले में पाकिस्तान चीन का शदम योद्धा बन जाता है, जो अराजकता पैदा करता है, जबकि बीजिंग सीधे टकराव से बचता है। यह चीन, पाकिस्तान और टूल किट की मिलीभगत से एक अलग रणनीति है। तुम खून बहाओ, हम पीछे से समर्थन देंगे, ताकि भारत कमजोर हो और टूल किट कमजोर भारत पर फिर से आक्रमण करके पहले की तरह सत्ता हासिल कर ले। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने देश में इस वक्त हर मोर्चे पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध, जनसंख्या वृद्धि में कमी, आर्थिक विकास में कमी, CPC के भीतर असंतोष आदि कई मुसीबतें हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही। इसलिए चीन और पाकिस्तान के लिए सैन्य संघर्ष अपने देश की जनता का ध्यान सभी समस्याओं से हटाने का एकमात्र सफल तरीका है। चीन भारत के साथ सीधे सीधे युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि पूरा पश्चिम और अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा, लेकिन उसको पाकिस्तान के जरिए एक मोर्चे पर भारत को तोड़ना और दूसरे मोर्चे पर चुनौती देना आसान लगता है। पाकिस्तान दिवालिया होने के बावजूद भारत से लड़ने के लिए गिद्दड़ धमकियां दे रहा है।
क्योंकि उसे इस आड़ में भारत विरोधी ताकतों से सैन्य उपकरणों के साथ साथ आर्थिक मदद मिलने की पूरी उम्मीद रहती है, जिससे वह अपनी जनता का मनोबल बढ़ाना, आर्थिक संकट से राष्ट्रीय प्रतिरोध की ओर देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। यह संघर्ष के जरिए अस्तित्व बनाए रखने की भी कोशिश हो सकती है, जिसका वित्त पोषण चीन कर रहा है। इसलिए आप भारत में विपक्ष का असामान्य व्यवहार देख सकते हैं। सैन्य कार्रवाई के लिए सबूत मांगने से लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग तक का रुख बदल रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत सरकार जाति जनगणना का दांव खेलकर इस जाल से बचने के लिए जनता और विपक्ष का ध्यान भटका रही है, क्योंकि एक त्वरित भावनात्मक प्रतिक्रिया सीधे चीन, पाकिस्तान और टूल किट के जाल में फंसना है। इसलिए भारत सरकार घुटने के बल पर प्रतिक्रिया करने के बजाय खुफिया आधारित जवाबी कार्रवाई, वैश्विक कूटनीति, दबाव, साइबर युद्ध, निगरानी, सटीक हमले करने की तैयारी कर रही है और पूरे पैमाने पर युद्ध ना करने का विकल्प चुन सकती है। यह एक सोच वाले व्यक्ति का युद्ध है, सुर्खियों में रहने वाला युद्ध नहीं। मोदी सरकार जानती है कि हर मिसाइल लॉन्च करने पर भारत के करोड़ों रुपए खर्च होंगे और संघर्ष का हर दिन भारत की अर्थव्यवस्था की ऊंची उठ रही रफ्तार को धीमा कर देगा। इस बीच चीन एक भी गोली चलाए बिना आगे बढ़ता रहेगा। तो स्थिति यह है दोस्तों कि पाकिस्तान राजतका फैलाता रहेगा, चीन इसे चुपचाप प्रायोजित करता रहेगा और टूल किट देश के चीनी एजेंडे को आगे बढ़ाती रहेगी। अब भारत पर दबाव है कि वह बिना किसी जाल में फंसे जवाब दे। यह सीमा का मुद्दा नहीं है, यह एक भू राजनीतिक शतरंज का खेल है। पर्दे के पीछे मोदी सरकार पूरी ताकत के साथ सक्रिय है। अमेरिका, रशिया, यूएई, ईरान के साथ बैक चैनल कूटनीति, पाकिस्तान पर FATF का दबाव और सेनाओं को खुली छूट इसी बात का प्रमाण है। मोदी सरकार किसी डर के कारण नहीं, बल्कि दूरदर्शिता के कारण घुटनों के बल प्रतिक्रिया करने से बच रही है। वह जानते हैं कि असली ताकत तेजी से प्रतिक्रिया करने में नहीं है, सही समय और सही तरीके से प्रतिक्रिया करके ही दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है, भारत अपनी अर्थव्यवस्था, स्थिरता और वैश्विक प्रतिष्ठा की रक्षा भी कर रहा है। दुनिया को आतंकी हमला दिख रहा है, मोदी सरकार को जाल दिख रहा है। भारत का अगला कदम सिर्फ पहलगाम के बारे में नहीं होगा, बल्कि यह क्षेत्रीय संतुलन को फिर से आकार देने के बारे में होगा। युद्ध के समय कूटनीतिक धैर्य कमजोरी नहीं है, यह एक रणनीति होती है। इसीलिए देशवासियों, हमें युद्ध करना है, किंतु परंपरागत युद्ध नहीं करना है, क्योंकि परंपरागत युद्ध में जीत हमेशा आसान नहीं होती, क्योंकि पीछे चीन है। अमेरिका जैसा देश भी सीधे युद्ध में आज तक नहीं जीत पाया है। रशिया और इजराइल भी इतने लंबे समय से युद्धरत हैं, किंतु लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए मोदी सरकार को ऐसी गलती करने के लिए हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। हमें मोदी सरकार पर विश्वास करना होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने एक सुर में कहा था कि भारत का जवाब दुश्मन की कल्पना से परे होगा। जय हिंद।